हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने लेक्चर सीरीज की दूसरी कड़ी में कल की ही परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था लिखित व अलिखित संविधान में क्या कुछ फर्क होते हैं, क्या कुछ अंतर होते हैं, क्या कुछ विभेद होते हैं। उन विभेदों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे हमारी चर्चा यहीं पर थी, सॉरी यहां नहीं थी, कल हम लोग यहीं तक डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि लिखित व अलिखित संविधान में विभेद करने के जो प्रारंभिक दो बिंदु होते हैं। एक बार जरा मैं उसको समअप कर दूं ताकि कल की लेक्चर की लिंकेज आपको मिल जाए कि क्या लिंक बन रही है। उसी लिंक में, उसी कड़ी में फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था कि चाहे संविधान लिखित हो या अलिखित हो, एक बात तो कॉमन है कि दोनों ही संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित हो वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज होंगे और उस दस्तावेज के अंदर देश की मूलभूत शासकीय सिद्धांत निहित होंगे। ठीक, अब जब हम फर्क करना शुरू किए थे तो पहला फर्क यह महसूस किए थे कि लिखित संविधान हमेशा हमेशा एक योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होता है। यानी लिखित संविधान का सृजन करने के लिए हम एक खास योजना का इस्तेमाल करते हैं, एक वेल टू डू प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अलिखित संविधान किसी वेल टू डू प्लानिंग का नतीजा नहीं होता। यह हमने कल देखा था। हमने यह भी देखा था कि लिखित संविधान के संदर्भ में जो वेल टू डू प्लानिंग करने की अथॉरिटी जिसके पास होती है उसे बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। यानी लिखित संविधान के सापेक्ष आपको संविधान सभा मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी, लेकिन अलिखित संविधान के सापेक्ष आपको कोई संविधान सभा देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का संविधान लिखित है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के संविधान का सृजन करने के लिए भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। आगे हम लोग बात करेंगे जब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मूव करेंगे, अगले फेसेट पे। हम लोग पहले चैप्टर में ही इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही मैं आपको एक फेसेट लिखवाया हूं, भारतीय संविधान का सृजन। तो सृजन के दौरान हम देखेंगे कि हमारी संविधान सभा कैसी थी, किस तरीके से कार्य कर रही थी, कितने सदस्य थे, वगैरह वगैरह। संविधान सभा की तमाम बैठकों की बात करेंगे हम लोग। संविधान सभा के अंदर कौन कौन से वाकया घटित हुए संविधान निर्माण के दौरान, कौन कौन से रोचक वाकया घटित हुए, उन सब पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। एनीवे, देखो ये तो तय है कि लिखित में संविधान सभा होगी, अलिखित में संविधान सभा नहीं होगी। ये दो पहलू सीधे सीधे लिखित व अलिखित संविधान में विभेद उत्पन्न करते हैं। अन्यथा अगर देखा जाए तो चाहे बात आप लिखित संविधान की करो या फिर अलिखित की करो, दोनों ही दस्तावेजी स्वरूप में होंगे, दोनों ही डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में होंगे और दोनों ही डॉक्यूमेंट लीगली सैंक्टिफाइड होंगे, वैधानिक रूप से प्रमाणित होंगे, उन्हें वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी और साथ में दोनों ही दस्तावेजों में देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलू विद्यमान होंगे। बस फर्क यह है कि एक योजनाबद्ध तरीके का नतीजा होता है, दूसरा गैर योजनाबद्ध तरीके का नतीजा होता है। यहां योजनाबद्ध तरीके को अपनाने वाली जो निकाय है, जो बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। यहां पर ऐसी कोई निकाय या बॉडी नहीं होती। अलिखित संविधान में आप किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं पाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब देखिए, अब इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला विभेद हम लोग देखते हैं। देखिए, एक बार हेडिंग में लिख देता हूं फिर से, लिखित संविधान, और यहां लिखता हूं अलिखित संविधान। मूल फर्क तो आप देख ही चुके हैं। अलिखित संविधान, जैसे कि बच्चों मैं आपको संविधान शब्द को परिभाषित करते हुए बताया था कि किसी देश का संविधान हमें यह सुस्पष्ट रूप से बतलाता है कि देश की राज व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, है ना। और जाहिर सी बात है, देश की राज व्यवस्था की प्रकृति जानने के दौरान यदि आपने उस देश की संविधान की प्रकृति जान ली तो तय मानिए जो प्रकृति संविधान की होगी वही प्रकृति उस देश की राज व्यवस्था की भी होगी। मैं आपको बताया था कि किसी देश के संविधान अथवा राज व्यवस्था की प्रकृतियों का जहां तक सवाल है,
अमूमन ये 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, मैं यहां लिखता हूं। अगला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है बिटवीन अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, राज व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटी, है ना। और आपको पहले ही बता चुका था मैं कि नेचर ऑफ पॉलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस वाइस वर्सा, यानी इसका विपरीत भी वैसा ही होगा। मतलब संविधान की प्रकृति, देखो प्रकृति के लिए भी कई दफा प्रवृत्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया होता है, यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। संविधान की प्रकृति, तो देखिए जैसी संविधान की प्रकृति होगी वैसी ही राज व्यवस्था की भी प्रकृति होगी। और संविधान अथवा राज व्यवस्था की प्रकृतियों का जहां तक सवाल है, ये कुल 3 स्वरूप में देखने को मिलती है। 3 स्वरूप में कौन कौन सी, या तो एकात्मक होंगी, है ना, या फिर संघात्मक, या फिर अर्धसंघात्मक। एकात्मक को हम लोग अंग्रेजी में यूनिटरी कहते हैं, यूनिटरी। संघात्मक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फेडरल। और अर्धसंघात्मक को क्वासाई फेडरल, ओके, क्वासाई फेडरल। ठीक है बच्चे। अब देखो, अगर किसी देश का संविधान लिखित है तो आपको बता दूं लिखित संविधान वाले देश के अंदर राज व्यवस्था की इन तीनों ही प्रकृतियों में से कोई भी प्रकृति हो सकती है ना। अब हो सकती है, कौन सी होगी, ये उस देश के लिखित संविधान को निर्मित करने वाली संविधान सभा के निर्णय पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। क्योंकि आपको मालूम है ना कि लिखित संविधान में हमेशा आपको संविधान सभा मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अलिखित संविधान में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं मिलेगी, है ना। तो देखो, अगर लिखित संविधान वाले देश की संविधान सभा ने यह निर्धारित किया कि हम अपने देशवासियों को किस प्रकार का संविधान देने जा रहे हैं, एकात्मक, तो वे ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, अगर इन्होंने चाहा कि हम अपने देशवासियों को कैसा संविधान देना चाहते हैं, संघात्मक, तो वे ऐसा कर सकते हैं। तीसरा, अगर उन्होंने विचार किया कि हम न तो एकात्मक व्यवस्था देंगे न ही संघात्मक, बल्कि दोनों ही का मिला जुला स्वरूप देंगे, वैसी स्थिति में वे अर्धसंघात्मक व्यवस्था का अंगीकार कर सकते हैं, अर्धसंघात्मक व्यवस्था अपना सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखिए, लेकिन अगर बात अलिखित संविधान वाले देश की हो तो ध्यान रखेंगे, अलिखित संविधान वाले देश में राज व्यवस्था की प्रकृति के मद्देनजर बेहद सीमित विकल्प होता है। वे चाह कर भी अपने यहां संघात्मक या अर्धसंघात्मक व्यवस्था नहीं अपना सकते। अलिखित संविधान वाले देशों में सदैव सदैव एकात्मक व्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था होगी, एकात्मक व्यवस्था होगी। तो एक फर्क आपने देख लिया ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे सवाल करूं, मैं आपसे बोलूं कि देखो साहब, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि अमेरिका का संविधान लिखित है। लिखित संविधान को सृजित करने वाली, निर्मित करने वाली जो निकाय होती है उसे संविधान सभा कहते हैं। अमेरिका के संविधान को निर्मित करने के लिए निश्चित रूप से अमेरिका की संविधान सभा बनी होगी और संविधान सभा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया होगा, यह निर्धारित किया होगा कि हम अपने देशवासियों को, अपने देश के लिए राज व्यवस्था की संघात्मक प्रकृति को चुनने जा रहे हैं और लिहाजा उन्होंने ऐसा कर लिया होगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी, क्योंकि भारत का संविधान भी लिखित है, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी निश्चय ही इस बात पर विमर्श किया होगा कि हम अपने देश के लिए किस तरह की प्रकृति वाली राज व्यवस्था का चयन करें। और अंततोगत्वा उन्होंने, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है,
तो उन्होंने भी हमारे लिए संघात्मक व्यवस्था अपनाई। आप देखो, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, तो क्या इंग्लैंड के संविधान में आपको नहीं मालूम है कि संविधान सभा नहीं होगी? जब संविधान सभा नहीं होगी तो भांति भांति का निर्णय कहां से लेगी? तो सीधी सी बात, अलिखित संविधान के संदर्भ में राज व्यवस्था की सदैव व सदैव एक ही प्रकार की प्रकृति पाई जाएगी, और वो कौन सी प्रकृति है? एकात्मक। तो आपको नहीं लगता कि बिना संविधान का पन्ना टटोले अगर आपको बस इतना बता दिया जाए कि अमुक देश के पास अलिखित संविधान है यानी लिखित संविधान नहीं है, तो बताओ उस देश के संविधान की प्रकृति क्या होगी, उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी? क्या होगा तुम्हारा जवाब? एकात्मक। एकात्मक ना? यस, क्योंकि अलिखित संविधान के पास एक ही विकल्प होता है, एकात्मक का, है ना। एक और बात, देखो जी, एक बात आप यहीं पर मेंशन कर लेंगे कि वैश्विक स्तर पे औपचारिक रूप से केवल 5 ऐसे देश हैं जहां अलिखित संविधान पाया जाता है। इसके अलावे जो भी जिम्मेदार देश हैं, जिसको हम बनाना रिपब्लिक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, जिन्हें हम उदंड अथवा खुराफाती देशों की श्रेणी में नहीं रखते, जिन देशों की अपनी मान्यता है संयुक्त राष्ट्र के नजरिए से, कमोबेश सबके पास लिखित संविधान है। अब आगे देखेंगे कि भले वो लिखित संविधान लोकतांत्रिक प्रकृति का है अथवा अलोकतांत्रिक प्रकृति का, वो बाद की बात हुई, बट जो भी एक सटीक संवैधानिक व्यवस्था जहां पर है, जिन देशों को वैश्विक पटल पे कंसीडर किया जाता है, उन देशों में केवल 5 ही ऐसे देश हैं जहां पर महत्वपूर्ण रूप से अलिखित संविधान है। संभव है इसका नाम कभी आपसे पूछ दे, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे जरूर फॉलो करेंगे। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखो, विश्व में कितने देश हैं? 5 देश। 5 देश जहां पर अलिखित संविधान है। अब हो सकता है मेरा लिखा हुआ पता नहीं उतना सुस्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन आज मैंने भी ठान लिया है कि रंग बिरंगे कलमों का इस्तेमाल करूंगा। आमतौर पे मैं सफेद पेन का इस्तेमाल करता हूं, फिर भी सुनाई तो दे ही रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। 5 देशों में देखो, पहला देश है जो सबसे महत्वपूर्ण देश है, जिसको हम अलिखित संविधान का उदाहरण देते रहते हैं अक्सर, पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन, है ना, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन के पास कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। दूसरा देश है इजराइल। इजराइल के पास भी कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। नहीं भी दिख रहा होगा तो देखो, मैं तीसरी बार बोलने जा रहा हूं। पहला ब्रिटेन, दूसरा इजराइल, तीसरा कनाडा। कनाडा, कनाडा भी कैसा है? अलिखित संविधान। हालांकि कनाडा के संविधान में मिला जुला स्वरूप पाते हैं, उसके अंदर जो तमाम संवैधानिक प्रावधान है वो लिखित हैं, और जो वहां की कन्वेंशंस हैं, अभिसमय हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हें अलिखित स्वरूप में रखा गया है ना, मतलब एक जगह कोडिफाइड नहीं किया गया है, तो इसलिए उसे भी हम अलिखित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। एनीवे, चौथा है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का संविधान भी अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। और बच्चे, 5वां जो देश है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अंदर भी कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। तो आप ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, सऊदी अरबिया और इजराइल, मुख्यतया ये 5 देश हैं जहां अलिखित संविधान पाया जाता है। इसके अलावा आप जहां भी देखेंगे, जिस भी देश में देखेंगे, आपको किसी न किसी रूप में लिखित संविधान मिलेगा। ठीक है, चूंकि कनाडा के संविधान में बहुत सारे प्रावधान प्रॉपर तरीके से संकलित नहीं किए गए हैं, लेकिन वहां की राज्य व्यवस्था में धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इसे अलिखित की कैटेगरी में रखते हैं। अदरवाइज जो इसकी संरचना है, जो इसका स्वरूप है, ये कहीं ना कहीं विवादों के दायरे में ला देता है, विवादों के घेरे में ला देता है कि इसे वास्तव में लिखित बोले या अलिखित बोले।
मैंने बताया आपको, जो कन्वेंशंस हैं, जो परंपराएं हैं, जो अभिसमय हैं, जो देश की रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं। ध्यान रखना, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में देश की परंपराओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो वहां पर इन रूढ़ियों परंपराओं को कोडिफाइड नहीं किया गया है ना, वैधानिक रूप से प्रमाणित दस्तावेज के रूप में उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया है, उन्हें इनफॉर्मल तरीके से अलग अलग स्रोतों में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए कनाडा के संविधान को लेकर थोड़ा संदेह उत्पन्न होता है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि कनाडा का संविधान लिखित है अथवा अलिखित है, तो आपका जवाब क्या होगा? अलिखित। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये बात? ओके, चलो, हमने देख लिया कि अगर देश का संविधान लिखित हो तो संविधान की तीनों ही प्रकृतियां मुमकिन हैं, उस देश की राज्य व्यवस्था की तीनों ही प्रकृतियां मुमकिन हैं। कौन सी? या तो एकात्मक होंगी, या संघात्मक, या फिर अर्धसंघात्मक। ये तीनों विकल्प उस देश में खुले रहेंगे। लेकिन अगर किसी देश का संविधान अलिखित है तो उस स्थिति में क्या होगा? वहां की राज्य व्यवस्था की प्रकृति आवश्यक रूप से कैसी होगी? एकात्मक होगी। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? एकात्मक होगी। तो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। देखिए, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, है ना? ठीक है जी। आपको मैंने बताया था कि संविधान हमें यह भी बतलाता है कि संबंधित देश में किस तरह की सरकारें बनेंगी, सरकारों के संघटक क्या होंगे, घटक क्या होंगे, उनका कंपोजिशन क्या होगा, सरकार के विभिन्न अंगों के सापेक्ष शक्तियों का संतुलन कैसा होगा, तालमेल कैसा होगा, सरकार के विभिन्न अंग किस किस हद तक अपनी शक्तियों का उपभोग कर पाएंगे, किस हद तक उन्हें अपने कर्तव्यों अथवा दायित्वों का निर्वहन करना होगा, वगैरह वगैरह, है ना? अब देखिए, जहां तक सरकार के तीनों अंगों के शक्तियों का सवाल है, बताओ सरकार के तीन अंग कौन कौन से होते हैं? कई बार हम लोग चर्चा कर चुके, पिछले लेक्चर और फिर इस लेक्चर में भी करने जा रहे हैं। एक तो अंग होगा विधायिका, जिसको आप लेजिस्लेटिव कहते हैं। दूसरा कार्यपालिका, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सिक्यूटिव कहते हैं। और तीसरा न्यायपालिका। ओके, न्यायपालिका। बच्चे ये ध्यान रखेंगे, जहां कहीं भी लिखित संविधान होगा, जिस किसी भी देश में, आंख बंद करके इस बात को समझ लेना कि उस देश के अंदर जहां तक सरकार के तीनों अंगों द्वारा शक्तियों के उपभोग का सवाल है, या शक्तियों की परिसीमा का सवाल है, उनकी पेरिफेरी का सवाल है, लिखित संविधान वाले देश में हमेशा हमेशा न्यायपालिका के पास विधायिका व कार्यपालिका की तुलना में ज्यादा शक्तियां होंगी। किसकी तुलना में? विधायिका व कार्यपालिका। कहने का मतलब कि सरकार के तीनों अंगों के मद्देनजर सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायपालिका के द्वारा। विधायिका व कार्यपालिका उसके बाद आएंगी। लेकिन अगर किसी देश का संविधान अलिखित है तो ध्यान रखेंगे, अलिखित संविधान वाले देश में सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों के सीमांकन के मद्देनजर, शक्तियों की चौहदी या परिसीमा के मद्देनजर हमेशा हमेशा विधायिका के पास सर्वोच्च शक्तियां होगी। यानी सबसे पावरफुल कौन सा अंग होगा सरकार का? विधायिका। इसके बाद किसकी बारी आएगी? न्यायपालिका। और तीसरे अनुक्रम यानी थर्ड ऑर्डर पे कौन आएगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका। अब मान लो कोई बोले कि बताओ हिंदुस्तान के अंदर क्या संसद की सर्वोच्चता है, क्या विधायिका की सर्वोच्चता है, क्या कार्यपालिका की सर्वोच्चता है?
आपका जवाब क्या होगा? नहीं, चूंकि हिंदुस्तान के अंदर लिखित संविधान का प्रावधान है और जिस देश के अंदर लिखित संविधान का प्रावधान होगा, आप तय मानिए वहां पर हमेशा हमेशा सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा, यानी यहां न्यायपालिका सर्वोच्च शक्तियों का लुत्फ उठाएगी। लेकिन जिस देश के पास अलिखित संविधान हो वहां संसद की सर्वोच्चता हो सकती है। सामान्य अर्थों में संसद का तात्पर्य विधायिका से होता है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से होता है ना? सॉरी। अब देखो, मैं आपसे कहूं कि बताओ, इंग्लैंड में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी या संसदीय सर्वोच्चता होगी? तो आपका जवाब क्या होगा? संसदीय सर्वोच्चता, क्योंकि संसदीय सर्वोच्चता को हम किससे कोरिलेट करते हैं? विधायिका से। समझ रहे मेरी बात? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, न्यूजीलैंड में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी या विधायिका की? दूसरे अर्थों में न्यायपालिका की या वहां की संसद की? तो आपका जवाब क्या होगा? वहां की संसद अथवा विधायिका की। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड में अलिखित संविधान है। अगर मैं आपसे कहूं कि सऊदी अरबिया अथवा इजराइल में बताओ, विधायिका सर्वोच्च है कि वहां की न्यायपालिका सर्वोच्च है? तो क्या होगा तुम्हारा जवाब? सिंपल, अरे भाई वहां अलिखित संविधान है तो जाहिर सी बात है विधायिका सर्वोच्च होगी। न्यायपालिका के पास लिमिटेड पावर होगा, सीमित अधिकार होगा। लेकिन जिस देश में आपको यह पता चल जाए कि उस देश का संविधान लिखित है, तो तय मानिए वहां किसकी सर्वोच्चता होगी? न्यायपालिका की। तो चलो, हिंदुस्तान में सरकार के तीनों अंगों के मद्देनजर बताओ किस कौन सर्वोच्च है, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? यस, न्यायपालिका। अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मद्देनजर सर्वोच्चता किसके पास है? अगेन न्यायपालिका, क्योंकि वहां लिखित संविधान है। श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। बताओ यहां सर्वोच्च शक्तियां किसके पास होगी? विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? ऑफ कोर्स न्यायपालिका। यानी यहां न्यायपालिका अगर चाहे तो विधायिका व कार्यपालिका के निर्णय को, है ना, संविधान सम्मत नहीं पाने पर निरस्त कर सकती है। यानी विधायिका व कार्यपालिका का ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा, ऐसा कोई डिसीजन नहीं होगा जो संविधान के अगेंस्ट जाए। अगर संविधान के अगेंस्ट जाएगा, संविधान के विरोध में जाएगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? न्यायपालिका उस निर्णय को असंवैधानिक या गैर संवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर देगी। समझ रहे हैं? लेकिन अलिखित संविधान वाले देशों में विधायिका के निर्णय को न्यायपालिका निरस्त नहीं कर सकती। हां, बहुत हद तक कार्यपालिका के निर्णय को बदल सकती है, कार्यपालिका के निर्णय को गलत ठहरा सकती है, लेकिन विधायिका के निर्णय को नहीं। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान वाले देशों में विधायिका के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, संसद के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, वह स्वतः अलिखित संविधान का अभिन्न अंग बन जाता है। तो बताओ, संविधान देश की सबसे बड़ी विधि है और विधायिका का निर्णय ही संविधान का अभिन्न अंग बन जाए, तो ऐसी कोई अथॉरिटी है, ऐसा कोई गवर्नमेंट का ऑर्गन है जो संविधान को चुनौती दे दे? सवाल ही नहीं उठता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अब इंग्लैंड में संसद का जो भी निर्णय होगा, संसद जो भी डिसीजन लेगी, संसद जो भी कानून बनाएगी, वो कानून सीधे जाकर संविधान का हिस्सा बन जाएगा, ब्रिटेन के अलिखित संविधान का हिस्सा बन जाएगा। अब संविधान को कौन चुनौती देगा? जब विधायिका का निर्णय ही संविधान है, तो फिर सरकार का कोई अंग उसे एक तरह से डगमगा नहीं सकता, उसमें फेरबदल नहीं ला सकता। लेकिन लिखित संविधान वाले देशों में विधायिका का निर्णय संविधान का अभिन्न अंग नहीं होता। संविधान में पहले से ही तमाम उपबंध संकलित किए गए होते हैं और यहां विधायिका जो निर्णय लेती है, संविधान के उपबंधों के साथ उसकी साम्यता स्थापित की जाती है, समरूपता स्थापित की जाती है। अगर साम्यता व समरूपता के पैमाने पर वो खरा उतरेगा तो उस प्रावधान को हम वैधानिक मान्यता देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। क्लियर है ये बात? ठीक। एक और पहलू हम लोग यहीं समझ लेते हैं, चाहे चलो पन्ने उल्टा लूं। देखिए,
लिखित संविधान वर्सेस अलिखित संविधान, यानी लिखित संविधान बनाम अलिखित संविधान। जो हम लोग अंतर बता रहे हैं, जो लिखित व अलिखित के बीच विभेद पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने देख लिया लिखित व अलिखित संविधान के मद्देनजर राज्य व्यवस्था की क्या प्रकृति होगी। हमने यह भी देख लिया कि लिखित व अलिखित संविधान के मद्देनजर सरकार के विभिन्न अंगों के शक्तियों का सीमांकन क्या होगा। हमने यह भी देख लिया कि लिखित में संविधान सभा होगी, अलिखित में संविधान सभा नहीं होगी। हम यह भी देख चुके हैं कि लिखित संविधान एक वेल टू डू प्लानिंग का नतीजा होता है, एक योजनाबद्ध तरीके का परिणाम होता है, जबकि अलिखित संविधान के संदर्भ में हम कोई योजनाबद्ध कार्य प्रणाली नहीं अपनाते। देखिए, चूंकि लिखित संविधान योजनाबद्ध तरीके से संकलित किया गया होता है, यह फॉर्मल रूप से डॉक्यूमेंटेड होता है, औपचारिक रूप से इसका संकलन किया जाता है, यानी इसके अंदर संवैधानिक प्रावधानों का संकलन किया जाता है। लिहाजा लिखित संविधान के सृजन की एक खास समयावधि होती है। ऐसा नहीं है कि लिखित संविधान ताउम्र लिखने की प्रक्रिया से गुजरता जाए, यह लिखित संविधान के संदर्भ में नहीं होगा। हां, अलिखित संविधान ताउम्र सृजन की अवस्था से गुजरता रहता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना हो, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, तो एक विद इन टाइम फ्रेम पूरा कर लेना है। दूसरा, आपके लिए कोई समय सीमा नहीं है, जब मर्जी आए जो मर्जी आए लिखते जाइए, जब मर्जी आए उसमें बदलाव लाइए, फिर नया जोड़िए, बड़ी आसानी से बदलाव हो जाए। तो देखो, लिखित संविधान को हम लोग अधिनियमित संविधान भी कहते हैं। अधिनियमित संविधान, कैसा संविधान? अधिनियमित means it is that type of constitution which is brought into legal existence on certain specific date। यह एक प्रकार का वैसा संविधान होता है जिससे वैधानिक अस्तित्व में लाए जाने की एक खास तिथि होती है। हर लिखित संविधान, चाहे वो अमेरिकी संविधान की बात करें या सब छोड़ो, भारतीय संविधान की ही बात कर लो, सबसे आसानी से समझ जाओगे। भारतीय संविधान, आपको नहीं लगता कि एक खास तिथि को बन के तैयार हो जाना घोषित कर दिया गया था? मेरा कहने का मतलब कि जब आप भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं, उद्देशिका का जो लास्ट स्टंजा होता है, अंतिम की 2-3 लाइनें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक लाइन तिथि वाली मिलेगी, डेट वाली, जिसमें लिखा गया होगा कि हम इस संविधान को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को, है ना, अधिनियमित, अंगीकृत व आत्मार्पित करते हैं, ऐसा करके लिखा होता है। आप देखेंगे प्रियम्बल, उद्देशिका। तो ये 26 नवंबर 1949 जो है ना, वो भारत के लिखित संविधान की डेट ऑफ इनैक्टमेंट है, अधिनियमन की तिथि है। ये अधिनियमन की तिथि यह हमें बताती है कि 26 नवंबर 1949 ही वह तिथि है, वह दिनांक है जिस दिनांक को संविधान सभा द्वारा यह घोषित कर दिया गया कि अब हमने अपना संविधान निर्मित कर लिया, यानी हमारा संविधान निर्मित हो चुका है। ध्यान रखेंगे, इस तरह के अधिनियमन की कोई तिथि आप अलिखित संविधान के संदर्भ में नहीं पाएंगे। वजह, अलिखित संविधान सतत रूप से सदैव निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। अब जो सतत रूप से निर्माण अथवा सृजन की प्रक्रिया से गुजरता रहे, आप कैसे घोषित करेंगे कि अमुक तिथि को यह निर्मित कर लिया गया, ऐसा हम घोषित करते हैं? पॉसिबल है क्या? संभव है क्या? नहीं। तो चूंकि ये सदैव सृजन की अवस्था से गुजरता रहता है, बनने की अवस्था से गुजरता रहता है, इसीलिए अलिखित संविधान को अधिनियमित संविधान ना बोलकर अभ्युदित संविधान कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कहा जाता है? अभ्युदित संविधान। बिकॉज इट ऑलवेज गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। यह सदैव बनने की प्रक्रिया से गुजरता जाता है, गुजरता रहता है। तो अगर बच्चे आपसे कोई पूछे कि अधिनियमित संविधान व अभ्युदित संविधान में क्या फर्क है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अधिनियमित संविधान का सीधे सीधे तात्पर्य लिखित संविधान से है, और अभ्युदित संविधान का सीधे सीधे तात्पर्य अलिखित संविधान से है। तो अगर आपसे कोई अधिनियमित संविधान बनाम अभ्युदित संविधान पूछे तो समझ जाना कि वास्तव में आपसे क्या पूछा गया है, लिखित संविधान बनाम अलिखित संविधान। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है ये बात? चलो एक और बात, अब यह लिखित या अधिनियमित संविधान अथवा अलिखित या अभ्युदित संविधान, चाहे किसी भी संविधान की बात करें, भाई संविधान का मतलब कोई डब्बा तो होता नहीं, कोई किताब है तो किताब का बाहरी कवर तो बस होता नहीं। संविधान का तात्पर्य संविधान रूपी दस्तावेज में वर्णित उपबंधों से है ना, उसके अंदर जो मेंशन प्रोविजंस हैं, जो गिवन प्रोविजंस है, उन प्रोविजन से इसकी ताल्लुकात है। समझ रहे मेरी बात? प्रावधानों से इनकी ताल्लुकात है। तो ध्यान रखेंगे, चाहे लिखित या अधिनियमित संविधान के प्रावधान हो, एक तरफ मैं लिखता हूं इसके प्रावधान, और दूसरी तरफ अलिखित अथवा अभ्युदित संविधान के प्रावधान यानी प्रोविजंस। देखो, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का सवाल है ना, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं इधर लिखता हूं संविधान के, अगर हम प्रावधानों की बात करें, प्रावधानों की, आपको दिख रहा है? हां ठीक है, संविधान के प्रावधानों की बात करें तो देखो, संविधान के प्रावधान कुल 3 तरह के हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? कितने तरह के? 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, नम्य प्रावधान। कैसे प्रावधान? नम्य, इन्हीं को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल प्रोविजंस, और देसी भाषा में बोलते हैं लचीला प्रावधान। समझ रहे हो? लचीला मतलब नम्य हो। दूसरा, संविधान के अनम्य प्रावधान। अनम्य, देसी भाषा में इसी को हम लोग बोलते हैं कठोर प्रावधान, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिजिड प्रोविजंस। क्या बोलेंगे? रिजिड। नम्य को फ्लेक्सिबल। ये 2 तरह के प्रावधान हुए। एक तीसरा भी होता है, नम्य व अनम्य दोनों ही का सम्मिश्रण, अ ब्लेंड ऑफ रिजिड प्रोविजंस एज वेल एज फ्लेक्सिबल प्रोविजंस। ओके, तो तीसरा क्या हो जाएगा? नम्य प्लस अनम्य दोनों, यानी फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड बोथ। तो किसी संविधान को उसके प्रावधानों के मद्देनजर हम इन्हीं 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। संभव है किसी संविधान के समस्त प्रावधान कैसे हों? रिजिड हो। ओके, यह भी संभव है किसी संविधान के समस्त प्रावधान फ्लेक्सिबल हो, यानी नम्य हो। यह भी संभव है कि किसी संविधान का कुछ अंश फ्लेक्सिबल हो तथा कुछ अंश रिजिड हो। मान लो संविधान का आधा हिस्सा या आधे से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा नम्य प्रावधानों से पटा पड़ा है, भरा पड़ा है, और शेष हिस्सा अनम्य प्रावधानों से यानी रिजिड प्रोविजन से, यानी उस संविधान में दोनों ही तरह के प्रावधान हैं। बताइए, ऐसी परिस्थिति में प्रावधानों के मद्देनजर उसे किस कैटेगरी में आप रखेंगे? पहली, दूसरी या तीसरी? क्या होगा आपका जवाब? तीसरी कैटेगरी में। समझ रहे मेरी बात? अब देखो, लिखित प्रावधान, लिखित संविधान का जहां तक ताल्लुकात है, लिखित संविधान में आपके पास, ध्यान देंगे, ये तीनों विकल्प होते हैं। लिखित संविधान के साथ संभव है इसके सारे के सारे प्रावधान नम्य हो यानी फ्लेक्सिबल हो। मुमकिन है लिखित संविधान के सारे प्रावधान फ्लेक्सिबल होंगे। यह भी संभावना बनती है कि लिखित संविधान में सारे के सारे रिजिड प्रावधान रख दिए गए हों, संभावना बनती है। तीसरी संभावना बनती है कि लिखित संविधान के अंदर नम्य व अनम्य दोनों ही का अद्भुत सम्मिश्रण कर दिया गया हो, दोनों को मिला दिया गया हो, यानी लिखित संविधान के अंदर प्रावधानों के मद्देनजर आपके पास तीनों ही तरह की संभावनाएं व्याप्त है। अब ये उस संविधान की
संविधान सभा के निर्णय पर निर्भर करता है कि उन्होंने संविधान के अंदर किस तरह के प्रावधानों की व्यवस्था की है। अगर संविधान के समस्त प्रावधानों को उन्होंने नम्य प्रकृति का बना दिया, फ्लेक्सिबल नेचर का रख दिया, तो वैसे में पूरा संविधान क्या कहलाएगा? लचीला संविधान, नम्य संविधान। अगर उन्होंने समस्त प्रावधानों को रिजिड प्रोविजंस के रूप में संकलित कर दिया, तो वैसे में वो संविधान किस रूप से जाना जाएगा? कठोर संविधान, अनम्य संविधान। और यदि संविधान के प्रावधान मिले जुले स्वरूप में रखे गए, कुछ नम्य और कुछ अनम्य, तो वैसे में हम क्या बोलते हैं? नम्यता व अनम्यता का सम्मिश्रण। आगे हम बात करेंगे कि संविधान के नम्य प्रावधान से क्या तात्पर्य है, संविधान के अनम्य प्रावधान से क्या तात्पर्य है। समझ रहे हैं? अभी के लिए बस इतना समझिए कि संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर संविधान को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला नम्य संविधान, दूसरा अनम्य संविधान, तीसरा नम्य व अनम्य प्रकार का संविधान। ओके, अगर देश का संविधान लिखित है तो लिखित संविधान के सामने ये तीनों ही विकल्प बराबर रूप से खुले होते हैं। यह निर्भर करता है उस लिखित संविधान को निर्मित करने वाली संविधान सभा की मनः स्थिति पर कि उसने अपने देश के संविधान में किस तरह के प्रावधानों का संकलन करना चाहा। क्लियर है? लेकिन अगर ध्यान रखना, किसी देश का संविधान अगर अलिखित प्रकृति का है तो अलिखित प्रकृति वाले संविधान में बच्चे केवल एक ही विकल्प होता है, और वो है इसके सारे के सारे प्रावधान केवल व केवल नम्य होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। अलिखित संविधान के प्रावधान कभी भी रिजिड नहीं हो सकते, कभी भी फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड का मिश्रण नहीं हो सकता। जब भी होगा कैसा होगा? नम्य होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी संकल्पना आप बखूबी समझ पाए होंगे, है ना। एक और बात, यहां पर एक फैक्चुअल डिटेल आप ध्यान रखेंगे जहां से पीटी के सवाल बन सकते हैं। निसंदेह प्रीलिम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल यहां से भी निकलेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल निकलेंगे। आपको ये कंसेप्ट बनाए रखने हैं। एनीवे, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी ऐसे लिखित संविधान का उदाहरण दीजिए जिसके सारे के सारे प्रावधान कठोर हों, क्योंकि लिखित संविधान के सामने देख रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों विकल्प मौजूद होते हैं, तो ध्यान देंगे ऐसा लिखित संविधान, ऐसा लिखित संविधान, मुझे लगता है कि यहां ज्यादा झिकझैक हो रहा है, मैं पन्ना बदलता हूं। देखो, पहला पॉइंट यहां ध्यान रखेंगे, ऐसा लिखित संविधान जिसके समस्त प्रावधान कठोर है। कौन सा संविधान है वो? ध्यान रखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, अमेरिकी संविधान है। अमेरिकी संविधान। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे बच्चे, ऐसा लिखित संविधान, ऐसा लिखित संविधान जिसके समस्त प्रावधान लचीले हैं, यानी नम्य हैं, लचीले अथवा नम्य हैं। अब देखो, अलिखित के तो सभी प्रावधान नम्य अथवा लचीले होते ही हैं, लेकिन लिखित के भी लचीले या नम्य हो सकते हैं।
उसी का उदाहरण मैं दे रहा हूं। ऐसा लिखित संविधान जिसके समस्त प्रावधान लचीले अथवा नम्य हो, वो कौन सा संविधान है? श्रीलंकाई संविधान, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का संविधान, श्रीलंका का संविधान। और तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ऐसा लिखित संविधान, ऐसा लिखित संविधान जिसके प्रावधान, जिसके प्रावधान लचीले व कठोर दोनों ही प्रकार के हैं, यानी नम्य प्लस अनम्य, ओके, नम्य प्लस अनम्य दोनों हो, है ना। बताओ वो कौन सा संविधान है? कभी नहीं भूलना, हमारा स्वयं का संविधान, भारत का संविधान, ओके। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिड प्रोविजंस एज वेल एज फ्लेक्सिबल प्रोविजंस। ठीक है बच्चे, ये 3 नोटेबल पॉइंट्स आपने देखे। इसके अलावे एक पॉइंट और आप मेंशन कर लेंगे, मैं यहीं ऊपर लिख दे रहा हूं, चौथा पॉइंट, विश्व व्यवस्था को लोकतंत्र, विधि के शासन की संकल्पना, विधि के शासन की संकल्पना तथा सरकार के संसदात्मक स्वरूप की देन किसकी है? इंग्लैंड की है ना, यानी ब्रिटेन की है। यानी विश्व व्यवस्था में ब्रिटेन ही था एक देश जिसने विधि के शासन की संकल्पना प्रस्तुत की। विश्व व्यवस्था में जहां कहीं भी आप सरकार के संसदीय स्वरूप की बात करते हैं, तय मानिए वह स्वरूप किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की देन है, ब्रिटेन की देन है, इंग्लैंड की देन है। क्लियर है? तो और ये भी लोकतंत्र की संकल्पना भी विश्व व्यवस्था को देने वाला कौन सा देश है? ब्रिटेन है, इंग्लैंड है। क्लियर है? मैं इसकी चर्चा क्यों किया? क्योंकि जिस तरह से लिखित संविधान के संदर्भ में अमेरिका को एक खूबसूरत उदाहरण माना जाता है, ठीक उसी तरह अलिखित संविधान के संदर्भ में सबसे खूबसूरत उदाहरण ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप संविधान क्या होता है बखूबी समझ पाए होंगे। लिखित व अलिखित संविधान के मद्देनजर क्या कुछ विभेद होता है आप यह भी समझ पाए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं संविधानवाद, और जब हम लोग संविधानवाद समझ जाएंगे तो फिर संवैधानिक नैतिकता भी समझने में मुश्किल नहीं होगी, और संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता समझते के साथ ही हम डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बखूबी समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा फेसेट है वो पूरा हो पाएगा। अभी आपकी चर्चा आगे चलनी है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता। आप ध्यान से इसको समझते चलिए, मेंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ना ही प्री का बाहर जाएगा, है ना। थोड़े से चूंकि हम लोग कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं और कंसेप्ट पे बात करना मजबूरी है। अगर आप सिविल सेवा के प्रतिभागी हैं तो एनालिटिकल एस्पेक्ट पे आपको जाना ही होगा, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं तय मानिए आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं कि आप अपने मकसद में, खास करके मेरे विषय वस्तु के मद्देनजर, आसानी से बाधाओं को पार कर सके, मकसद में कामयाब हो सके। क्योंकि मेरे और आपके बीच जो भी अभी वर्तमान में संबंध है, उन संबंधों की निर्धारक रेखा सिविल सर्विसेज का सिलेबस है। जितना ज्यादा सिलेबस के साथ मैं न्याय करूंगा, यानी इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट पे आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करके
उतना ही ज़्यादा आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि आप इतनी मेहनत करें कि मैं जो भी बातें आपसे डिस्कस करूं उसे सीधे सीधे आप आत्मसात कर लें। आपके द्वारा सामग्री का आत्मसात किया जाना, मेरे द्वारा संतुलित तरीके से, न्यायोचित तरीके से लेक्चर को डिलीवर किया जाना, अगर ये दोनों सही है तो तय मानिए सिलेबस सही दिशा में जा रहा है और हमारे और आपके संबंध भी मधुर हैं। इसमें कहीं भी असंतुलन पैदा हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका, है ना। चल संविधानवाद व संवैधानिक नैतिकता। Constitutionalism and constitutional morality. Okay, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आपको बता दो बच्चे, इस टॉपिक से इस साल यानी 2019 IAS मेंस एग्जाम में जनरल स्टडीज पेपर 2 में तो नहीं, लेकिन पेपर 4 में यहां से सीधे सीधे एक सवाल बना था कि व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना। हाउ डज इट हेल्प टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। संवैधानिक नैतिकता से क्या तात्पर्य है, संवैधानिक नैतिकता से के माध्यम से संविधानवाद की अवधारणा को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। आपको मालूम होगा अपने पहले लेक्चर में जब मैं डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा था मेंस का, तो उस दौरान हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर भी क्वेश्चन रखे थे। अभी जब आप इसे समझ जाएंगे तब बखूबी आप उन प्रश्नों का जवाब लिख पाएंगे, है ना। तो चूंकि सिविल सर्विसेज के जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं या फिर आप यूं कह लो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बता दूं वे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के होते हैं, है ना। अंतर विषयक प्रकृति के होते हैं। पता चला आप ज्योग्राफी में कोई इशू पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ इशू किसी न किसी रूप में गवर्नेंस के अंदर आपसे पूछ दे, हो सकता है वो किसी न किसी रूप में हिस्ट्री के अंदर पूछ दे, आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में। यह भी संभव है कि इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट करके ज्योग्राफिकल इशू को आपके सामने रख दिया जाए। तो ऐसा संभव है कि आप जो सेकंड पेपर में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक या उस कंटेंट के आधार पर आपको थर्ड या फोर्थ पेपर में भी क्वेश्चन मिल जाए। यह भी संभव है जो फोर्थ पेपर में पढ़ रहे हैं, संभव है पेपर 1 में उस कंसेप्ट पे आधारित कोई क्वेश्चन पूछ दे। क्योंकि देखो पेपर 4 क्या होता है, एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी, है ना। अब जरा सोचिए, जब एथिक्स की बात आएगी, मोरालिटी की बात आएगी, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक टॉपिक नहीं हो सकता? हो सकता है, लिहाजा वो पूछ दिया। अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम लोग डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कंटेक्स्ट में भी पढ़ते हैं, लोकतंत्र या संविधानवाद या विधि के शासन की संकल्पना के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। ओके, तो पहली बात आप समझेंगे, संविधान तो समझ ही चुके हैं आप, अब मुद्दा है संविधानवाद को समझने का। आपको बता दूं, संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत कुछ प्रमुख पहलुओं पर बल दिया जाता है। वे पहलू क्या हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि देखो जी, दो देश है, एक देश का नाम मान लीजिए कंट्री ए है, दूसरे देश का नाम कंट्री बी है। ओके, अब सपोज मैं कहूं कि भाई कंट्री ए के अंदर लोगों को बोलने चालने की खूब आजादी है, यानी लोग तर्क संगत बातें बोलने में झिझकते नहीं है, है ना। देखो, बोलने का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप सरेआम जाकर किसी को गालियां बकने लगे, ये कौन सी आजादी है? ये तो अभद्रता है, इनडिसेंसी है। और इनडिसेंसी तो एक ऐसा ग्राउंड है कि उसके आधार पर आपके मौलिक अधिकारों तक को संकुचित किया जा सकता है, उनको उन तक को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
उन पे भी युक्त युक्त निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। तो ऐसी आजादी को हम आजादी नहीं कहेंगे। मेरा कहने का मतलब कि अगर आपके मन में स्वतंत्र चिंतन के परिणाम स्वरूप या किसी भी तरीके से अगर सपोज कोई निरपेक्ष विचार आपके दिमाग में जनित हो रहा है, तो आप उस विचार को फलीभूत कर सकते हैं, आप उस विचार को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने मन मस्तिष्क में उस पर मंथन कर सकते हैं। मंथन करने के पश्चात अगर उसे व्यवहारिक स्वरूप देना चाहें, प्रैक्टिकल फॉर्म देना चाहें, यू आर फ्री टू डू सो। आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा करने से कोई रोकेगा नहीं। ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं बच्चे? कंट्री ए की बात कर रहे हैं, पहले देश की। मतलब हम दो देशों का एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं, एक देश ए है, दूसरा देश बी है। मैंने क्या कहा? पहले देश में लोगों को बोलने चालने की पूरी आजादी है, लोग अपनी मर्जी से अलग अलग विचारधाराओं का अपने मन मस्तिष्क अथवा व्यवहार में सृजन कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, अपना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। दूसरी बात, उस देश के अंदर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य असमानता की भावना नहीं दिखेगी। यहां असमानता की भावना से तात्पर्य है कि राज्य ऐसा सुनिश्चित करेगा कि देश के अंदर किसी भी तरह का सामाजिक विभेद न हो। यानी अगर हम सामाजिक विभेद को मिटाने पर बल दें, जिस देश का संविधान ऐसा प्रावधान करे जिसकी वजह से सामाजिक न्याय की प्राप्ति मुमकिन हो सके, सोशल जस्टिस की अवधारणा प्राप्त कर सके। एक पहलू यह हुआ सामाजिक न्याय। दो बातें हमने देखी कंट्री ए में, देश ए में हमने, यानी पहले देश में हमने दो बातें देखी। पहला, लोगों को बोलने चालने, सोचने समझने, विचार अभिव्यक्ति, वाक्पटुता इत्यादि इत्यादि की पूरी छूट है। दूसरा, उस देश में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल दिया जाता है। तीसरी बात, उस देश के अंदर लैंगिक न्याय को तवज्जो दिया जाता है, जेंडर जस्टिस, यानी पुरुष व महिला में कोई विभेद नहीं है। अगर कोई पुरुष, कोई लड़का मान लो रात के 12 बजे बाहर से टहल के अपने घर पे आ रहा है और घर वाले उसे नजरअंदाज कर दे रहे हैं, तो तय मानिए अगर उस घर की लड़की भी बाहर से 12-1 बजे टहल के आए तो उसके साथ भी समान व्यवहार अगर घर वाले कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जेंडर गैप नहीं है। यानी लड़का या लड़की को लेकर किसी भी तरह का सामाजिक विभेद ना हो, किसी भी तरह का लैंगिक विभेद ना हो। समाज की सोच, परिवार की सोच, लोगों की सोच कुछ इस प्रकार की हो। इसी कड़ी में पहले देश में मान लो जो सरकारें बनती है, जाहिर सी बात है शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में सरकारों के साथ साथ और किसकी भूमिका होती है? नौकरशाही की। कल को आप आईएएस पीसीएस क्वालिफाई करेंगे तो आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनेंगे, नौकरशाही का हिस्सा बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। अब पता चला कि किसी राज्य में किसी खास दल की सरकार है और आप उस दल के समर्थक हैं, पता चला सरकार के साथ आप पिछलग्गू हो लिए, या फिर सिस्टम ऐसा इस तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया हो कि आप मजबूरन चाह कर भी तटस्थ न रह सके, निरपेक्ष न रह सके, न्यूट्रल न रह सके, सरकारों के इशारों पर आपको काम करने पे मजबूर होना पड़े। अगर ऐसा होगा तब तो गड़बड़ है। और अगर ऐसा नहीं है, कहने का मतलब कि ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल हो, नौकरशाही तटस्थ हो। एक पहलू यह हुआ देश ए में, कंट्री ए में। कंट्री ए में हम क्या क्या पाए? कंट्री ए में हमने पाया कि लोगों के पास बोलने की छूट हो, सामाजिक न्याय की अवधारणा की प्राप्ति पर बल दिया जाए, लैंगिक न्याय की अवधारणा की प्राप्ति पर बल दिया जाए, है ना, नौकरशाही तटस्थ हो, किसी खास राजनीतिक पार्टी या सरकार की पिछलग्गू ना हो। अब ऐसा ना हो कि मान लीजिए मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश का समस्त प्रशासनिक महकमा सरकार के इशारे पर नाचे। तटस्थता को त्याग दे और पता चला कि कल को फिर भाजपा की सरकार आई तो आप भाजपा के इशारे पर नाचने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम संविधानवाद के अगेंस्ट मानेंगे। अभी तक मैं कंट्री ए के बारे में जिन बातों की चर्चा कर रहा था, ये सब के सब संविधानवाद की तरफ इशारा कर रहे थे।
लोकतंत्र का होना संविधानवाद की पहचान है। सामाजिक न्याय का होना संविधानवाद की पहचान है। लैंगिक न्याय का होना अगेन संविधानवाद की पहचान है। नौकरशाही का तटस्थ होना यानी प्रशासनिक महकमे का शासन तंत्र की परछाई के रूप में काम न करना, शासन तंत्र के पिछलग्गू के रूप में काम न करना संविधानवाद की पहचान है। समझ रहे हैं? देश के अंदर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना, फ्री एंड न्यूट्रल जुडिशियरी का होना संविधानवाद का परिचायक है। सपोज ये सारे पहलू किसी न किसी रूप में कंट्री ए के अंदर समाहित है, तो आप कहेंगे कि कंट्री ए के संविधान में संविधानवाद निहित है। और अगर मान लीजिए ये सारे के सारे पहलू सपोज कंट्री बी में दूसरे देश में आपको नहीं मिलते, तो समझ लेना कि दूसरे देश के संविधान में संविधानवाद नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी संविधान में संविधानवाद का होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम लोकतांत्रिक संविधान की बात कर रहे हैं। कैसे संविधान की बात कर रहे हैं? लोकतांत्रिक संविधान की बात कर रहे हैं। और देखो, अगर किसी देश में, देश के संविधान में सपोज देश के संविधान में संविधानवाद नहीं है ना, संविधान माइनस संविधानवाद, तो बताओ कैसा संविधान बचकर आपके हाथों में आएगा? अलोकतांत्रिक संविधान। अलोकतांत्रिक संविधान। ठीक है बच्चे, अलोकतांत्रिक संविधान। अब देखो यहीं पर इसको समझ लेते हैं। यस, देखिए हमने क्या कहा? संविधान प्लस संविधानवाद रिजल्ट्स इन लोकतांत्रिक संविधान, संविधान माइनस संविधानवाद रिजल्ट्स इन अलोकतांत्रिक संविधान। अब देखो, अगर हम संविधानवाद के विभिन्न पहलुओं को समझ जाएं तो लोकतांत्रिक संविधान व अलोकतांत्रिक संविधान में विभेद करने में कोई समस्या नहीं होगी। जो मैं आपको समझाया था उसी को मैं पॉइंट फॉर्मेट में यहां मेंशन कर दे रहा हूं, जिससे आंसर की फॉर्मेटिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। संविधानवाद का क्या तात्पर्य है? देखो, जहां जिस देश के संविधान में विधि के शासन की संकल्पना व्यक्त की गई हो, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। और वैश्विक पटल पे रूल ऑफ लॉ की अवधारणा व्यक्त करने वाला कौन सा देश है? ब्रिटेन है, इंग्लैंड है। क्लियर है? चलिए, तो विधि के शासन की संकल्पना हो। अब देखो, विधि के शासन की संकल्पना का तात्पर्य है कानून की नजर में हर कोई एक समान होना चाहिए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लें, कभी भी आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते। कानून की नजर में हर व्यक्ति एक जैसा होगा, हर व्यक्ति एक समान होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसे कहते हैं हम विधि का शासन। मीन्स एवरी इंडिविजुअल शैल बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। Okay, no man shall be considered above the law. All should be equal in the eyes of law. Okay. दूसरी बात, चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर चले जाए, as you ever go high, आप हमेशा पाएंगे कि कानून हमेशा आपके ऊपर है। आप अभी यहां हैं, कानून आपके ऊपर है। आप थोड़े और ऊंचाई को पाए तो भी पाएंगे कि कानून आपके ऊपर है। Means as you ever go high, you will always find that the law is always above you. This is what called the principle of rule of law. इसी को हम विधि के शासन का सिद्धांत कहते हैं। और विधि के शासन के सिद्धांत का जो प्रणेता राष्ट्र है, प्रणेता देश है, प्रणेता बोल रहा हूं मैं, प्रोपाउंडर, वो कौन सा है? ब्रिटेन। क्लियर है? ठीक।
तो संविधान के अंदर अगर विधि के शासन की संकल्पना हो तो समझेंगे कि संविधानवाद का एक लक्षण है। दूसरा, संविधान के अंदर अगर लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल दिया गया हो, यानी लोकतांत्रिक मूल्य समाहित हो, कहने का मतलब कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्राप्त हो, लोग स्वतंत्र चिंतन कर सकें, लोग अपने चिंतन को व्यवहारिक स्वरूप दे सकें, अगर इस तरह की आजादी है तो अगेन हम क्या कहेंगे, उस देश के अंदर संविधानवाद है। तीसरी अवधारणा संविधानवाद की, खुला समाज। खुला समाज का मतलब समझ रहे हैं, अरूढ़िवादी समाज, ओपन सोसाइटी। अब यहीं पर ओपन सोसाइटी के अंदर लैंगिक न्याय की अवधारणा को भी आप सामने रख सकते हैं। यहां लैंगिक न्याय से तात्पर्य है जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस तो कहने का मतलब कि लैंगिक न्याय की संकल्पना हो, जेंडर जस्टिस हो, ओपन सोसाइटी हो। मैं एग्जांपल दिया था आपको, सॉरी मैं आपको एग्जांपल दिया था, वही रात में 12-1 बजे लौटने वाला एक सामान्य से एग्जांपल है। इस तरह के तमाम एग्जांपल हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में जो भूमिका पुरुषों की हो वही भूमिका स्त्रियों की भी होनी चाहिए। अगर कोई समाज इस तरह की बातों को मानने को तैयार है फिजिकली एंड मेंटली, तो समझ लेंगे कि वहां पर जेंडर जस्टिस है। तो खुला समाज हो, लैंगिक न्याय की अवधारणा हो, लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस, सामाजिक न्याय, वर्ग विभेद ना हो, ऊंच नीच जात पात वगैरह इस तरह की चीजें ना हो समाज में, तो हम कहेंगे कि इस देश के संविधान के अंदर संविधानवाद की अवधारणा मजबूत है। अब देखो, आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में ठीक है संविधानवाद है, लेकिन जात पात तो फिर भी व्याप्त है। अब आपको बताऊं, जात पात व्याप्त है तो क्या संविधान आपसे यह कहता है कि आप जाति पाति का अनुपालन करें? संविधान तो इस तरह के सामाजिक विभेदक बिंदुओं को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। संविधान की नजर में हर व्यक्ति एक जैसा है, चाहे आप किसी भी जाति, पंथ, धर्म, समुदाय से आते हो, आप देश के नागरिक हैं और हर नागरिक एक समान है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के हैं और इलेक्शन में आप वोट डालेंगे तो आपके वोट की कीमत औरों के वोट की कीमत की तुलना में 2 गुना या 3 गुना हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यानी संविधान सामाजिक विभेद को नहीं मानता। उसकी नजर में हमेशा यह प्रयास होता है कि ऐसे नीतियों व कानूनों का सृजन व क्रियान्वयन हो जिससे अगर देश में इस तरह की चीजें व्याप्त हैं तो उससे हम निजात पा सके, ऐसे विभेदक मूल्यों, ऐसे विभेदक बिंदुओं को समाप्त कर सके। ये तो स्वयं संविधान की कोशिश होती है। तो संविधान इस तरह की व्यवस्था को नहीं मानता, हमारा संविधान। एनीवे, हमारा ही क्या, कोई भी संविधान जिसके अंदर संविधानवाद हो। देखिए, सामान्य अर्थों में जब हम पढ़ते हैं तो संविधानवाद के मायने एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में यह बतलाया जाता है कि संविधान के मूल्यों का अनुपालन, संविधान सम्मत देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन ही संविधानवाद है। लेकिन ध्यान रखेंगे, यह जो परिभाषा है उतनी सशक्त नहीं है, यह कामचलाऊ है। संविधान मूल्य विहीन भी तो हो सकता है। ऐसे देश जहां तानाशाही व्यवस्था हो, ऐसे देश जहां ऑटोक्रेसी हो, ऐसी देश जहां निरंकुशता है, सरकार पर किसी भी संस्थान का कोई अंकुश ना हो, किसी भी निकाय का कोई कंट्रोल ना हो, नियंत्रण ना हो, सरकार जो चाहे वही कर दे, सरकार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के टेन्योर को जब मर्जी 8 साल कर दे, जब मर्जी 16 साल कर दे, जब मर्जी ताउम्र कर दे, लाइफ लॉन्ग। आप क्या बोलेंगे कि वहां के संविधान के अंदर कोई मूल्य है? संविधान के अंदर व्याप्त मूल्यों का तात्पर्य है नागरिक उत्थान को सुनिश्चित करना, लोक कल्याण की अवधारणा की प्राप्ति करना। अरे भाई, जिस देश के संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल नहीं दिया गया है, सरकारें वहां भी होती हैं। सरकारें वहां भी संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार कार्य करती है, लेकिन संविधान में वर्णित उन उपबंधों के अंदर क्या ऐसा कोई मूल्य है जिसको आप विधि के शासन की संकल्पना पर खरा उतार सके, जिसको आप लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा पर खरा उतार सके? नहीं। तो महज संवैधानिक उपबंधों का अनुपालन या संविधान सम्मत सरकारों का संचालन ही संविधानवाद नहीं है।
संविधानवाद का तात्पर्य संविधान के मूल्यों का अनुपालन, और संविधान के मूल्यों की जब बात होगी तो ध्यान रखेंगे कौन से मूल्य, वैसे मूल्य जो विधि के शासन की संकल्पना को मजबूती देते हों, वैसे मूल्य जो देश के अंदर लोकतांत्रिक अवधारणा को मजबूती देते हैं, वैसे मूल्य जो ओपन सोसाइटी की बात करते हैं, वैसे मूल्य जो लैंगिक विभेद को समाप्त कर लैंगिक न्याय की प्राप्ति की अवधारणा को मजबूत करते हैं, वैसे मूल्य जो सामाजिक न्याय की प्राप्ति का लक्ष्य रखें, वैसे मूल्य जो तटस्थ न्यायपालिका की बात करें, तटस्थ न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें, तटस्थ यानी न्यूट्रल नौकरशाही की बात करें, अगर देश के संविधान में ये मूल्य हैं तो निसंदेह देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन इन मूल्यों का अनुपालन करते हुए ही किया जाना चाहिए। इसी को संविधानवाद कहेंगे। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? और देखिए, अगर ये मूल्य किसी देश के संविधान में नहीं है तो बताओ उस देश के संविधान को आप क्या बोलेंगे? अलोकतांत्रिक संविधान। अलोकतांत्रिक संविधान, चीन का संविधान, रूस का संविधान और भी तमाम मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उन देशों के संविधानों में आप देखेंगे लैंगिक न्याय की न्यूनतम संकल्पना आपको दिखेगी, ना के बराबर। ऐसा लगेगा कि मानव समाज में महिलाएं दोम दर्जे की नागरिक हैं, दोम दर्जे के व्यक्ति हैं। क्या क्या उम्मीद करेंगे कि उन संविधानों में, उन देशों के संविधानों में क्या संविधानवाद है? अरे भाई, जिस देश के अंदर मोनार्की होती है, राजशाही होती है, उस देश के अंदर भी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदुओं को किसी दस्तावेजी स्वरूप में संकलित किया गया होता है। तो संविधान तो फिर भी हुआ वहां, लेकिन क्या उस देश में कानून राजा से बढ़कर है? नहीं, वहां सबसे बड़ा राजा है, कानून से बड़ा राजा है। जब कानून से बड़ा राजा हो गया तो क्या विधि के शासन की संकल्पना आपको मिलेगी उस देश में? नहीं मिलेगी। मजाल किसी का कि राजा की बातों को काट सके, वाक व अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। तो जहां लोकतंत्र नहीं, विधि का शासन नहीं, सामाजिक व लैंगिक न्याय नहीं, उस देश के संविधान में या उस देश के अंदर संविधान होने के बावजूद भी क्या संविधानवाद आप पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो उस देश में संविधानवाद नहीं है, उस देश के संविधान में संविधानवाद नहीं है, लिहाजा उसका संविधान कैसा हुआ? अलोकतांत्रिक संविधान। अब बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतांत्रिक संविधान व अलोकतांत्रिक संविधान में क्या विभेद है, आप बखूबी इसे लिख पाएंगे। अब देखो, जैसे विधि के शासन की संकल्पना मैंने चर्चा की, जो भी बिंदु मैंने बताया आप उन बिंदुओं पर इसे डिस्कस कर सकते हैं। यानी देश के अंदर कानून का राज हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा अपने आप को मानने लगे, जब भी कानून से अपनी तुलना करेगा हमेशा वो कानून से कमतर ही पाएगा, कानून से अपने को नीचे ही पाएगा। अगर इस तरह की व्यवस्था जिस देश का संविधान सुनिश्चित करता हो, आप तय मानिए उस देश के अंदर विधि का शासन है। विधि के शासन की संकल्पना आपको दिख रही है। अगर किसी देश के संविधान के अंदर वहां के लोगों को अपने विचार रखने की आजादी है, नई नई आइडियाज अपने दिमाग में डेवलप करने की आजादी है, उन आइडियाज को प्रैक्टिकल शेप देने की स्वतंत्रता है। जैसे देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं, ठीक है। माना कि उन अलग अलग तरह के विचारों में हो सकता है कोई राजनीतिक विचार आपके दिमाग में आ जाए, आप किसी अलग टाइप की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपने दिमाग में पालना शुरू कर दें। तो जाहिर सी बात है, जब एक वक्त के साथ आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर यह महसूस करने लगे कि क्यों ना इसे राजनैतिक विकल्प के रूप में खड़ा किया जाए, शायद हमारी विचारधारा, हमारी राजनीतिक विचारधारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या आने वाले दिनों में ज्यादा रिलेवेंट साबित हो सकती है, अधिक से अधिक लोगों के लिए स्वीकार्य साबित हो सकती है। तो आपके मन में एक बात जरूर आएगी कि हम इस
आइडियोलॉजी को, या फिर मान लीजिए हम इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके दिमाग में पल रही थी, तो आप सोचने लगेंगे कि हम इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को चलो अब एक मूर्त रूप दे दें, इसे एक संगठनात्मक स्वरूप दे दें, इंस्टीट्यूशनल शेप दे दें। और जब इंस्टीट्यूशनल शेप देने की बात आएगी तो उस दिशा में आप क्या करेंगे? आपको नहीं लगता कि आप किसी राजनीतिक पार्टी का गठन कर लेंगे? राजनीतिक पार्टी का गठन हवा में तो होता नहीं है भाई, कोई ना कोई आइडियोलॉजी उसके पीछे जरूर जिम्मेदार होती है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी का गठन राजनीतिक विचारधारा के अभाव में नहीं किया जा सकता। किसी खास तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मोटिवेट होते हुए ही आप राजनीतिक पार्टी का रूप देते हैं, राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं। तो अगर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी देश के अंदर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है या मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इससे आप किस बात का आकलन करेंगे? आपको नहीं लगता कि इस बात से सीधे सीधे आपके दिमाग में एक बात सुस्पष्ट हो जाएगी कि उस देश के लोगों के बीच या लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्राप्त है, वाक व अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है। क्योंकि वाक व अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो सोचने की भी आजादी नहीं होती, और सोचने की अगर होती भी तो सोची हुई, अब दिमाग में क्या सोच रहे हैं कोई क्या जान रहा है? आपके द्वारा क्या सोचा गया था, जब आप उसे एग्जिस्टेंस में लाते हैं तो ही दूसरे लोग समझते हैं। तो आपके दिमाग में कौन सी राजनीतिक आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा पल रही थी, इट हार्डली मैटर्स टू अदर्स अनलेस यू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू योर आइडियोलॉजी। तो जब तक आप अपनी विचारधारा को व्यवहारिक रूप नहीं देते, मूर्त रूप नहीं देते, अस्तित्व में नहीं लाते, तब तक कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता उसे कोई कंसीडर नहीं करता। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से जिस देश में आप बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था पाएंगे, समझ जाना कि वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो दिया जाता है। उस देश के संविधान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रश्रय दिया जाता है। तीसरी बात, जिस देश के संविधान में सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय इत्यादि पर बल दिया गया हो, अगेन आप समझ लेंगे कि वहां संविधानवाद है। जिस देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन तंत्र शासन तंत्र के पिछलग्गू की भूमिका में ना हो, तो समझना कि संविधानवाद पर बल दिया गया है। यानी देश का संविधान संविधानवाद के मूल्यों की बात करता है। क्योंकि संविधानवाद के तहत जो भी बातें अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, इसी को संविधान के भिन्न भिन्न मूल्य कहा जाता है, संविधान के अलग अलग वैल्यूज बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात? दूसरी, अगर देश की न्यायपालिका स्वतंत्रता व निष्पक्षता से कोई निर्णय न ले पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? संविधानवाद पे एक तरह का कुठाराघात बोलेंगे। यानी जिस देश में संविधानवाद हो, उस देश की न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। अब यहां एक बात ध्यान रखना, हम लोगों ने संविधानवाद के सापेक्ष, जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं आपके सामने, ब्लैक बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, तो यहां पर लिखी गई जो भी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान के मूल्यों को प्रदर्शित करती है। यानी संविधानवाद से संबंधित जो विभिन्न मूल्य हैं या संविधानवाद से संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं, उन्हीं को बेसिकली संवैधानिक मूल्य करार दिया जाता है। यानी जिस संविधान में संविधानवाद से संबंधित पहलू ना हो, तो आप क्या समझेंगे उसे? आप यही कहेंगे कि दिस इज बेसिकली अ वैल्यूलेस कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूलेस कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं? अब देखो, मान लो अभी मैं अब अलोकतांत्रिक संविधान को हटा रहा हूं अपनी चर्चा से, केवल हम लोग लोकतांत्रिक संविधान पे ही अपने को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, अभी बांध के रखेंगे। देखिए, ये रहा आपका अलोकतांत्रिक संविधान। यहां तस्वीर से ये गायब हो गया, बचा क्या? संविधान प्लस संविधानवाद यानी लोकतांत्रिक संविधान। ओके, अब देखो, मान लीजिए संविधान प्लस संविधानवाद, लोकतांत्रिक संविधान 1। एक और संविधान हमारे पास है, दूसरा
संविधान प्लस संविधानवाद, यहां भी संविधानवाद है, लोकतांत्रिक संविधान 2, लोकतांत्रिक संविधान 2। अब देखो, पहला लोकतांत्रिक संविधान और दूसरा लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान 1, लोकतांत्रिक संविधान 2। ध्यान देंगे, इसी के आधार पर मैं आपको संवैधानिक नैतिकता समझाने जा रहा हूं। लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान। अब देखो, आप कहते हैं ना कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, भारत में भी लोकतंत्र है, लेकिन जरा बताइए, क्या तीनों ही देशों में लोकतंत्र की डिग्री एक जैसी है? तीनों देशों में आपको लोकतंत्र की डिग्री एक जैसी मिलेगी? नहीं मिलेगी जी। हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं कहते हुए सुना होगा आपने किसी से कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत की जाती है। नहीं, हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र पाया जाता है विश्व में सबसे ज्यादा गुणवत्ता मूलक है। क्या आपने कभी सुना है? नहीं। हम ये बोल देते हैं कि अमेरिका व इंग्लैंड में जो लोकतांत्रिक अवधारणा है वो कहीं ना कहीं भारत की तुलना में ज्यादा मजबूत है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहां लोकतांत्रिक संविधान क्रमांक 1, यहां लोकतांत्रिक संविधान क्रमांक 2। यानी एक बात तो तय हो गई कि चाहे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1 हो या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2, आपको नहीं लगता कि इन दोनों में संविधानवाद दिखेगा? इसमें भी संविधानवाद, लोकतांत्रिक संविधान 1 में भी संविधानवाद है और लोकतांत्रिक संविधान 2 में भी संविधानवाद है। क्लियर है? हम यहां दो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस पे परिचर्चा कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1 में भी आपने संविधानवाद देखा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2 में भी संविधानवाद देखा। और संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद संविधान के मूल्य होते हैं, और संविधान के मूल्यों की जब बात हो तो आप किसकी बात करेंगे? देखिए ऊपर लिखा है, विधि के शासन की संकल्पना, लोकतांत्रिक मूल्य हो यानी लोकतंत्र की अवधारणा, ओपन सोसाइटी की अवधारणा, जेंडर जस्टिस की अवधारणा, सोशल जस्टिस की अवधारणा, है ना, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी यानी तटस्थ न्यायपालिका, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सारे संविधान के मूल्य हैं यानी संविधानवाद। अब जरा सोचना, हम जिस लोकतांत्रिक संविधान 1 की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1, माना कि जिस देश के पास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1 है यानी ये वाला लोकतांत्रिक संविधान है, सपोज उस देश के लोग संविधानवाद से जुड़े हुए जो पहलू हैं यानी संविधान के ये सब जो मूल्य हैं यानी संविधानवाद को इंगित करने वाले ये जो तमाम पहलू हैं, इन पहलुओं की प्राप्ति को लेकर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1 के नागरिकों में बहुत ज्यादा चेतना है, सजगता है, सतर्कता है, निष्ठा है, और वह चेतना, सतर्कता या निष्ठा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2 के नागरिकों में नहीं है। कहने का मतलब कि जितना व्यापक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1 के लोगों के मन में है, उतना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2 के लोगों के मन में नहीं है। ध्यान रखो, लोकतांत्रिक संविधान 1 वाले देश के अंदर ये तमाम पहलू हैं, लोकतांत्रिक संविधान 2 वाले देश के अंदर भी ये तमाम पहलू हैं, लेकिन ये जो पहला है, इसके लोग इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए अत्यधिक गंभीर हैं, अत्यधिक कमिटेड हैं। उन्हें लगता है कि लैंगिक न्याय की प्राप्ति ये देश के लिए कमिटमेंट का सवाल है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति देश के लिए कमिटमेंट का सवाल है, ओपन सोसाइटी, फ्री जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी, एग्जिस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे आयाम हमारे लिए कमिटमेंट का मुद्दा है, यानी हम इनकी प्राप्ति के लिए कमिटेड हैं।
और जो देश इन संवैधानिक मूल्यों, जिन्हें संविधानवाद के पहलू के रूप में मैं आपके सामने रखा हूं, इन मूल्यों की प्राप्ति को लेकर कोई देश कितना ज्यादा सचेत है, कितना ज्यादा सजग है, कितना ज्यादा गंभीर है, उस देश के अंदर संविधानवाद की डिग्री उतनी ही ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? और जिस देश के लोग इन संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए उतना ज्यादा कटिबद्ध नहीं है, नो डाउट संवैधानिक मूल्यों को वे अस्वीकार नहीं करते, संवैधानिक मूल्यों जो मैं ऊपर आपको दिखाया हूं यहां पर, इन सब की प्राप्ति की दिशा में वो भी अग्रसर हैं, लेकिन जो डिग्री ऑफ कमिटमेंट है टू फॉलो ऑल सच थिंग्स, टू फुलफिल ऑल सच एस्पेक्ट्स, सपोज इट इज लोअर इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2 एज कंपेरिजन टू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1। तो आप बोलेंगे कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1 के लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिग्री ज्यादा है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2 के लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिग्री थोड़ी कम है। तो देखिए, संविधानवाद की अवधारणा का व्यापक होना या संकुचित होना किस पर निर्भर करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। अब देखिए, संवैधानिक नैतिकता का इस्तेमाल तभी होगा जब देश के संविधान के अंदर संविधानवाद की अवधारणा निहित हो। यह प्री कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। अलोकतांत्रिक संविधान अगर आपके सामने रखा गया हो तो वहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात नहीं करेंगे, संवैधानिक नैतिकता की बात नहीं करेंगे। संवैधानिक नैतिकता की बात वही होगी जिस देश में संविधानवाद की अवधारणा हो। तो संभव है हमारे पास, मान लीजिए हम 2 देशों की बात कर रहे हैं, देश 1, देश 2, दोनों ही देशों में संविधानवाद की अवधारणा है। कहने का मतलब कि दोनों ही देशों के अंदर संवैधानिक मूल्यों पर बल दिया गया है, संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करने की बात की गई है। और संवैधानिक मूल्यों के रूप में आमतौर पे कौन कौन सी बातें होती है? ये सारी बातें, विधि के शासन की संकल्पना, लोकतांत्रिक मूल्य, खुला समाज, लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय, है ना, तटस्थ नौकरशाही, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका इत्यादि इत्यादि। अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1 में भी ये सारी बातें हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2 में भी ये सारी बातें हैं। लेकिन सपोज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1 के लोग इन संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति की दिशा में अपने आप को बेहतर कमिटेड पाते हैं। समझ रहे मेरी बात? यानी इस देश के लोग संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति की दिशा में क्या करते हैं? डिग्री ऑफ कमिटमेंट को काफी बढ़ा रखे हैं। मीन्स दे सिंपली show a greater degree of respect to fulfill all such constitutional values or the things related to the values of constitution, that is constitutionalism. But दूसरे देश में संविधान के इन मूल्यों की प्राप्ति के मद्देनजर डिग्री ऑफ कमिटमेंट थोड़ी कम है। तो इसी डिग्री ऑफ कमिटमेंट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं, है ना। मीन्स द कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस लोकतांत्रिक देश में संविधानवाद से संबंधित पहलुओं को प्राप्ति की दिशा में हम ज्यादा गंभीर होते हैं, उस देश के अंदर संवैधानिक नैतिकता की डिग्री ज्यादा होगी। और जिस लोकतांत्रिक संविधान में संविधानवाद से संबंधित पहलुओं को प्राप्ति की दिशा में हम थोड़े लेस कमिटेड हों, तो उस स्थिति में बोलेंगे कि देयर इज a low degree of constitutional morality in democratic constitution number 2, or in a country where you have this democratic constitution number 2. Is it okay to all of you? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता। सीधी सीधी भाषा आप समझ लीजिए कि संवैधानिक मूल्यों
अब देखो संवैधानिक मूल्यों किसे कहते हैं? संविधानवाद से संबंधित पहलुओं। संवैधानिक मूल्यों है ना की प्राप्ति की दिशा में दर्शाई गई कटिबद्धता, समझ रहे मेरी बात? कमिटमेंट, कटिबद्धता, यही कटिबद्धता क्या कहलाती है? संवैधानिक नैतिकता। अब देखिए संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति की दिशा में दर्शाई गई कटिबद्धता। आप जरा सोचो, संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति की दिशा में कटिबद्धता कब दर्शाई जाएगी? जब कम से कम संविधान में संवैधानिक मूल्य निहित हो। और जिस संविधान में संवैधानिक मूल्य निहित होगा, जाहिर सी बात है वो कैसा संविधान होगा? लोकतांत्रिक संविधान होगा। संविधानवाद की अवधारणा को अपने अंदर समाहित रखने वाला संविधान होगा। अब जिस देश को लोग संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति की दिशा में जितना ज्यादा सक्रिय होंगे, उस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए हम लोग सामाजिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हों, हम लोग लैंगिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हों, हमारे यहां न्यायपालिका की निष्पक्षता व स्वतंत्रता पर कोई भी सवालिया निशान न लग रहा हो, न्यायपालिका बेहतर तरीके से अपना काम कर रही हो, हमारे यहां नौकरशाही किसी खास राजनीतिक दल या सरकार की पिछलग्गू ना हो, तटस्थता के साथ कार्य करने को उसे छूट प्राप्त हो, अगर ये सारी व्यवस्थाएं जितनी इसकी डिग्री ज्यादा आपको दिखेगी, आप समझ लेंगे कि उस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उतना ही ज्यादा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सीधे सीधे संविधानवाद के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर आपकी निष्ठा को प्रदर्शित करती है, आपकी कमिटमेंट को प्रदर्शित करती है। और जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिग्री ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगर हाई होगा तो समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी क्या होगा? हाई होगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हाई होगा तो क्या होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हाई होगा तो समझ लेंगे कि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोकतंत्र की बेहतर अवधारणा को प्रदर्शित करेगा, है ना। तो अगर मैं कहूं कि अमेरिका में पाया जाने वाला लोकतंत्र भारत में पाए जाने वाले लोकतंत्र की तुलना में ज्यादा परिष्कृत है, तो इसके पीछे मूल वजह क्या है? इसके पीछे मूल वजह यही है, क्योंकि देखो दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, तो दोनों ही देशों के संविधानों में संवैधानिक मूल्यों पर बल दिया गया है। अमेरिकी संविधान में भी संविधानवाद की अवधारणा मिलेगी आपको, भारतीय संविधान में भी संविधानवाद की अवधारणा मिलेगी। बस दोनों में फर्क क्या है? भारतीय संविधान में जो संविधानवाद की अवधारणा है, उसकी प्राप्ति की दिशा में जो हम काम कर रहे हैं, अपेक्षाकृत उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं जितनी अमेरिकी संविधान में व्याप्त संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति की दिशा में अमेरिका के लोगों ने सफलता हासिल की है। यानी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट की डिग्री वहां जाते हैं। यानी संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति के दिशा में वहां के लोगों के अंदर, वहां के शासनिक प्रशासनिक ढांचे के अंदर कमिटमेंट की डिग्री हमारी तुलना में व्यापक है, लिहाजा वहां लोकतंत्र हमारी तुलना में ज्यादा परिष्कृत अवस्था में है। क्लियर है ये बात? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दो देश, चलो एक ही पेन है मेरे पास, एक ये और एक ये और ये, दोनों ही देशों के संविधान में संविधानवाद है, यानी दोनों में संवैधानिक मूल्य है। अब मैं कहूं कि यह जो देश है, इसके अंदर लोकतंत्र की डिग्री ज्यादा व्यापक है, लोकतंत्र यहां का ज्यादा सक्सेसफुल है, विधि के शासन की संकल्पना को यहां ज्यादा मजबूती दी गई है, सामाजिक न्याय को यहां ज्यादा मजबूती दी गई है, जबकि वो बातें यहां नहीं देखने को मिलती। हां, इन बातों की चर्चा यहां की गई है, प्राप्ति की दिशा में काम भी हो रहा है, प्राप्त भी किया जा रहा है, लेकिन प्राप्ति की जो सफलता दर है इसकी तुलना में यहां कम है। तो इसका मतलब यही दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो पहलू हैं इन दोनों ही संविधानों में, पहले संविधान में
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए वो यहां नहीं हो पाई है, जबकि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिग्री हाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब कमिटमेंट टुवर्ड्स द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटमेंट टुवर्ड्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी इन तमाम जो पिछले पन्ने पे मैं शो किया था आपके सामने, सामाजिक न्याय वगैरह वगैरह, उनको लेकर कमिटमेंट की जितनी डिग्री ज्यादा होगी जिस देश में, समझना कि उस देश के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उतना ही ज्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ज्यादा होगी तो समझना कि वह एक सफलतम लोकतांत्रिक संविधान वाले देश के रूप में तब्दील होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस अवधारणा, इस कंसेप्ट पे आधारित कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उन सवालों का बखूबी जवाब दे पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि नो डाउट हिंदुस्तान का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, भारतीय संविधान में संविधानवाद है, अगर आपसे कोई कहे कि भारतीय संविधान में लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूती देने के लिए कौन कौन से कारक सहायक साबित हो सकते हैं, या फिर दूसरे अर्थों में भारतीय संविधान के अंदर संविधानवाद की डिग्री को मजबूत करने वाले कौन कौन से कारक सहायक हो सकते हैं, हम अपने संविधान में व्याप्त संवैधानिक मूल्यों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सरकार के स्तर पे, शासन प्रशासन के स्तर पे, सामान्य जनमानस के स्तर पे किसी ऐसी व्यवस्था पर काम किया जाए जिससे देश के अंदर सामाजिक विभेद को मिटाया जा सके, लैंगिक विभेद को मिटाया जा सके। मैंने क्यों बोला कि सरकार व निजी रूप दोनों ही स्तरों पर यह काम होना चाहिए। सरकार ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसी नीतियां बनाए जिससे सामाजिक विभेद को पाटा जा सके, लैंगिक विभेद को पाटा जा सके, है ना, ओपन सोसाइटी की अवधारणा को मजबूती दी जा सके। एक तरफ तो सरकार योजनाएं बनाए, दूसरी तरफ आम जनता के स्तर पे एक कहीं ना कहीं चेतना कार्यक्रम चलाए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, जागरूकता अभियान चलाए, और इस तरह से सभी के द्वारा मिलजुल कर, सभी के द्वारा जो समेकित प्रयास किया जाएगा, इस समेकित प्रयास के मद्देनजर आप संविधानवाद की डिग्री को बढ़ा सकते हैं, आप लोकतंत्र की डिग्री को बढ़ा सकते हैं, आप विधि के शासन की संकल्पना को बढ़ा सकते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर हम सब व्यक्ति यह ठान लें कि हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना है, तो सीधी सी बात है आप विधि के शासन की संकल्पना को मजबूती दे रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को मजबूती दे रहे हैं, और रूल ऑफ लॉ को मजबूती देंगे तो संविधानवाद बढ़ेगा, संविधानवाद बढ़ेगा तो इसका मतलब कि संवैधानिक नैतिकता में बढ़ावा आ रही है। जब संवैधानिक नैतिकता में बढ़ावा आएगी तो जाहिर सी बात है देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ेंगे। तो अब यहां से तमाम तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे एक सवाल था कि अगर भारतीय संविधान से लोकतांत्रिक मूल्यों को हटा दिया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हटा दिया जाए, तो हमारा संविधान महज अलोकतांत्रिक संविधान बनकर रह जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि संविधानवाद के दायरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक व अभिव्यक्ति की आजादी एक बहुत बड़ा निर्णायक पहलू है, क्योंकि वाक व अभिव्यक्ति की आजादी हटा देने का मतलब कि संविधानवाद को ही आपने समाप्त कर दिया। लोकतंत्र को किनारे कर देने का मतलब कि संवैधानिक मूल्य को आपने पूरी तरह तहस नहस कर दिया, और जिस समय आपका संविधान मूल्य विहीन हो जाएगा उसी समय वो अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक संविधान में बदल कर रह जाएगा, अलोकतांत्रिक संविधान के रूप में संकुचित होकर रह जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये सेकेंड फेसेट है, संविधान, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता, आप इसे बखूबी समझ पाए होंगे। ओके, एक बार फिर से हम लोग अपने पुराने फेसेट्स पे चलते हैं। देखो, एक क्वेश्चन तो इधर ही दिख गया, संविधानवाद से क्या तात्पर्य है तथा इसे बढ़ावा देने के लिए हमें किन उपागमों पे बल देना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं बच्चे कि आप इस सवाल को घर पे लिखेंगे, अलग से लेक्चर अटेंड करने के बाद आप जैसे ही फ्री होंगे मेरे लेक्चर से आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। देख रहे हैं, संविधानवाद से क्या तात्पर्य है आप बखूबी लिख पाएंगे, और संविधानवाद को बढ़ावा देने के लिए
हमें किन उपागमों पे काम करना चाहिए? अरे वही विधि के शासन को मजबूती दो, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो, समाज को, व्यवस्था को करप्शन फ्री करो, सामाजिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में काम करो, ना सिर्फ सरकार के स्तर पे बल्कि नागरिक स्तर पे भी, जनसामान्य के स्तर पे भी। लैंगिक विभेद को समाप्त करो, प्रशासनिक महकमे में जो रेड टेपिज्म है, प्रशासनिक हिला हवाली, उसको समाप्त किया जाए, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा को मजबूती दी जाए। ऐसा करके आप क्या करेंगे? संविधानवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, संवैधानिक नैतिकता से क्या तात्पर्य है? अरे भाई, संविधानवाद से संबंधित जो भी पहलू हैं, उन पहलुओं को लेकर आपके अंदर डिग्री ऑफ कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट समझ रहे? आपके अंदर कटिबद्धता का क्या स्तर है? आप जितना ज्यादा संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन करने को लेकर जितना ज्यादा आप कटिबद्ध रहेंगे, आप समझिए कि आपके अंदर उतनी ही ज्यादा संवैधानिक नैतिकता है। यानी संवैधानिक नैतिकता का बढ़ना संविधानवाद से संबंधित मूल्यों को मजबूती देना है। और जब संविधानवाद से संबंधित मूल्यों को आप मजबूती देंगे तो देश के अंदर लोकतंत्र में बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक न्याय की अच्छी डिग्री आप पा सकेंगे, लैंगिक न्याय की अच्छी अवस्था की प्राप्ति की जा सकेगी। जो भी मैंने पहलू आपको बताए थे, उन सबको मजबूती मिलेगी तथा इसके माध्यम से लोकतंत्र व सामाजिक समानता की अवधारणा की प्राप्ति आखिर किस हद तक मुमकिन है। अब आप इसे आराम से लिख पाएंगे। इसके पीछे चलते हैं। देखो, एक क्वेश्चन ये भी था, संविधान किसी देश की मूल विधि होता है, सुस्पष्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख पाएंगे। संविधान किसी देश की मूल विधि होता है, कैसे होता है? आपको बताया था ना कि अगर देश की विधि निर्मात्री संस्था यानी विधायिका किसी नए कानून का सृजन करती है तो उस कानून को तब तक वैधता नहीं मिल पाएगी जब तक वह संविधान में वर्णित उपबंधों के सापेक्ष नहीं होगा, उनके साथ समानता नहीं रखेगा, साम्यता स्थापित नहीं करेगा। क्लियर है? आप इसे लिखेंगे। दूसरा, अधिनियमित तथा अभ्युदित संविधान में क्या फर्क है? देख रहे हैं ना, फर्क करें। आपको याद होगा बच्चे, जब मैं लिखित व अलिखित संविधान में फर्क आपको बता रहा था, तब यह बताया था कि लिखित संविधान का ही दूसरा नाम अभ्युदित संविधान है। सॉरी, अभ्युदित नहीं, क्षमा चाहूंगा। लिखित संविधान का ही दूसरा नाम अधिनियमित संविधान है और अलिखित संविधान का दूसरा नाम क्या है? अभ्युदित संविधान। तीसरा, लिखित तथा अलिखित संविधान में विभेद देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में केवल प्रश्नों के पूछे जाने की भाषा में फर्क है। प्रश्न मूलतः एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लिहाजा इनका उत्तर भी क्या होगा? एक ही होगा। लोकतांत्रिक तथा अलोकतांत्रिक संविधान में अंतर बताएं। आप बता सकते हैं, संविधानवाद की अवधारणा को व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व अलोकतांत्रिक संविधान में आप अंतर बताएंगे। भाई, लोकतांत्रिक संविधान में संविधानवाद से संबंधित सारे मूल्य समाहित होते हैं, जबकि अलोकतांत्रिक संविधान में संविधानवाद से संबंधित मूल्यों का अभाव होता है। इस तरह से आप लोकतांत्रिक व अलोकतांत्रिक संविधान में विभेद करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग जो दो पहलू पढ़े, पहला कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, इन दो शब्दों का अंतर संबंध। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संविधान, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता, इनसे संबंधित दूसरा पहलू हमने पढ़ा। और इन दो पहलुओं के आधार पे हम मेंस के 6 से 7 प्रश्नों की प्रैक्टिस अब कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर की शुरुआत में ही बोला था कि जब तक हम लोग भारतीय संविधान एक परिचय, इस आयाम को डिस्कस करेंगे, तब तक मैं सेट पेपर के फॉर्म में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि ये कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है। यहां पर हम लोग कट शॉर्ट मैनर में पूरे संविधान की होलिस्टिक ओवरव्यू लेंगे, एक समेकित ओवरव्यू लेंगे, है ना। जब हम लोग रेगुलर टॉपिक में आ जाएंगे, फिर से दोहरा रहा हूं, उद्देशिका, संविधान का भाग 1, भाग 2, तो वहां पर जैसे जैसे टॉपिक पूरा होगा वैसे वैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। क्लियर है? हाँ, बट फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं जितना तथ्य आपको बता रहा हूं उसे बिल्कुल गांठ बांध लेंगे, उन तथ्यों को पूरी तरह आत्मसात कर लेंगे। तय मानिए
यहां से प्री का जो भी सवाल बनेगा आपसे फिसल के नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलो ये दो पहलू तो हमने कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और दूसरा संविधान, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता। अब हम लोग मूव करते हैं बच्चे तीसरे पहलू पे, थर्ड फेसेट। हाँ देखो, एक क्वेश्चन ये भी था, यदि भारतीय संविधान से संविधानवाद को हटा दिया जाए तो ना विधि के शासन की संकल्पना बचेगी, ना ही भारत के लोगों को प्राप्त नागरिक अधिकार, है ना। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? तर्क संगत उत्तर प्रस्तुत करें। देखो यहां नागरिक अधिकार का तात्पर्य है मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में आपको मालूम है वाक व अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 के तहत वर्णित है। तो अगर नागरिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को हटा देंगे तो आपको नहीं लगता कि अनुच्छेद 19 में वर्णित फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी आप हटा दिए जा रहे हैं, आप हटा दिए रहे हैं। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हटाएंगे तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, और इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। हाँ, अब देखिए भारतीय संविधान की विशिष्टताएं, ये हमारा तीसरा पहलू होगा, है ना। और इसके बाद हम लोग करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम लोग बात करेंगे बच्चे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करेंगे द डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान विकास से संबंधित विभिन्न आधार स्तंभ। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं फेसेट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, भारतीय संविधान की विशिष्टताएं। आज पढ़ें या कल पढ़ें, एनीवे हेडिंग को तो लिख ही लेते हैं, देखेंगे तो यहीं से हम लोग कल का लेक्चर प्रारंभ करेंगे। भारतीय संविधान की विशिष्टताएं। यस, फेसेट नंबर 3, पहलू संख्या 3, भारतीय संविधान की विशिष्टताएं। ठीक है बच्चे, है ना, भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखिए ये जो फेसेट नंबर 3 है, इस पे आधारित अगेन 7 से 8 महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं मेंस के, है ना, जिसमें कुछ सवाल भारतीय संविधान के, है ना, साइज को लेकर पूछा जाता है कि क्यों भारत का संविधान विश्व का एक तरह से कह सकते हैं लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों यह विश्व का विशालतम संविधान है। विशालतम संविधान होने के नाते क्या यह ग्रहित संविधान है या उधार का थैला है। दूसरा, भारतीय संविधान विशाल होने की वजह से संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही
तमाम तरह की जटिलताओं को पैदा करता है। क्यों करता है, इस पर भी बात करेंगे। भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है, इसके पीछे क्या वजह है। भारतीय संविधान नम्यता व अनम्यता का अद्भुत सम्मिश्रण है, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों के दिमाग में, मनः मस्तिष्क में ऐसा क्या चल रहा था। भारतीय संविधान संविधान निर्माताओं के मनः मस्तिष्क के स्वतंत्र चिंतन का परिणाम नहीं है, है ना। क्यों आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये सारे स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के रूप में आएंगे। तो ऐसा करते हैं बच्चे, आज हम लोग इस टॉपिक से संबंधित मेंस में जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, या फिर दूसरे अर्थों में कह लो कि जब हम इस पहलू पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान की क्या कुछ विशेषताएं हैं, और इन विशिष्टताओं को जब हम समझेंगे, जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो डिस्कशन के पश्चात आपको क्या करना होगा, डिस्कशन के पश्चात आपको अपना स्व आकलन करना होगा कि ये पढ़ने के बाद इन पे आधारित जो प्रश्न है, क्या हम इन प्रश्नों का उत्तर दे पाने में सक्षम हैं। अगर आप सक्षम हैं तो समझना कि आपका लेक्चर सार्थक रहा, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन यहां नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिर हम टॉपिक पे मूव करेंगे। मैं क्वेश्चन पहले इसलिए दे देता हूं ताकि आप पहले से सजग हो जाएं कि आगे जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के पश्चात हमें इन सवालों का उत्तर लिखना है, और इस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग भी प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल डे 1 से, मेरे पहले लेक्चर से शुरू कर सकते हैं। और देख रहे हैं जो हम लोग मेंस का डिस्कशन कर रहे हैं, क्या उस टॉपिक के अंदर से आपको ऐसा लगता है कि प्री का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपसे छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की विशालता हेतु कौन से कारक जिम्मेदार हैं? कौन से कारक जिम्मेदार हैं? आप इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के लेक्चर के दौरान। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान, ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वकीलों का स्वर्ग है। टिप्पणी करें, कमेंट। टिप्पणी करें, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान एक ग्रहित संविधान है अथवा उधार का थैला। वर्णन करें, वर्णन करें। ये सारे क्वेश्चन आपको 200 से 250 शब्दों में प्रैक्टिस करने हैं। भारतीय संविधान एक ग्रहित संविधान है अथवा उधार का थैला, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान हमारे संविधान निर्माताओं के
स्वतंत्र चिंतन का परिणाम नहीं है। सुस्पष्ट करें। आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे स्वतंत्र चिंतन का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, संसदीय शासन व्यवस्था व अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में विभेद बताएं। ओके, यह भी बताएं कि ऐसे किन कारकों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में शासन अथवा सरकार के संसदात्मक स्वरूप को अपनाया गया। ओके, संसदीय व अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तथा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तथा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क है, सरकार के संसदीय स्वरूप तथा अध्यक्षीय स्वरूप में क्या फर्क है, ऐसे कौन से कारक थे जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया, अध्यक्षीय स्वरूप को नहीं अपनाया गया, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। Have a look on question number 6. संविधान के नम्य व अनम्य प्रावधानों से क्या तात्पर्य है? सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान नम्य तथा अनम्य प्रावधानों का अद्भुत सम्मिश्रण है, अद्भुत सम्मिश्रण है, वर्णन करें, वर्णन करें। और यहीं से एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अंदर नम्य तथा अनम्य दोनों ही तरह के प्रावधानों को संकलित किया, क्या वजह थी, है ना? तो यह भी मेंशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में ओके नम्य तथा अनम्य दोनों ही प्रकार के प्रावधानों को संकलित अथवा शामिल करने के पीछे, ओके, संकलित करने के पीछे संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी, क्या सोच थी, वर्णन करें। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों व कर्तव्यों की अवधारणा से आपका क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके। तो यही 8-9 क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे और इन क्वेश्चंस के मद्देनजर मुझे लगता है कि हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे अपने तीसरे फेसेट के अंदर, अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि तीसरा फेसेट क्या है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं, जिसमें जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमने संसदीय स्वरूप क्यों अपनाया सरकार का, हमने अपने संविधान को विश्व के सबसे विशालतम संविधानों की कतार में लाकर क्यों खड़ा कर दिया, हमने अपने संविधान में नम्य व अनम्य दोनों ही प्रकार के प्रावधानों को क्यों संकलित किया, क्यों नहीं हमने समस्त संवैधानिक प्रावधानों को नम्य बना दिया अथवा समस्त संवैधानिक प्रावधानों को अनम्य बना दिया, क्या वजह रही। इन सब पे हम लोग अब कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।